हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। होमोफोन्स यानी कि कई कई बार इनको हम होमोनिम्स भी कहते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होता है लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है, होमोफोन्स कहलाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, उन सभी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है अल्टर। ठीक है, ALTAR अल्टर, और दूसरा है ALTER अल्टर। ठीक है, तो जो TAR है अल्टर, जिसका मतलब होता है वेदी, और जो दूसरा है ALTER उसका मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो जो ALTAR है, आपको वहाँ पर इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, मैंने मीनिंग आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, आप समझ पाओगे तभी इसको आप अपने वाक्य में प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, होमोफोन्स के जो वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में दे रहेंगे और कहा जाएगा कि इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करिए जिससे उनकी उचित मीनिंग आ जाए, है ना। तो आप उसका मतलब समझेंगे तभी उसका प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने हिंदी मीनिंग आप सभी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ALTAR अल्टर, जिसका मतलब होता है वेदी। द गोट वाज कैरीड टू अल्टर फॉर सेक्रीफाइस। ठीक है, बकरी को वेदी तक लाया गया उसकी बलि देने के लिए, है ना। अगला है ALTER अल्टर, जिसका मतलब है बदलना। डू नॉट अल्टर योर शेड्यूल ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ाई के दौरान बार बार अपना शेड्यूल मत बदलिए। ठीक है, ये आप सभी के लिए सजेशन भी है। शेड्यूल जो बना लिया है उसी को फॉलो करिए, पढ़ते रहिए। बार बार शेड्यूल बदलेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बस आप शेड्यूल ही बदलते रह जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सेप्ट, और दूसरा इसका सेम जो इसका सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला शब्द है वो है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, ही हैज एक्सेप्टेड योर इन्विटेशंस। और एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग आउट, यानी कि कुछ छोड़ देना के अलावा, या किसी वस्तु या व्यक्ति को छोड़कर। अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे या कह सकते हैं, एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट मोहन वाज प्रेजेंट। मोहन को छोड़कर या मोहन के अलावा सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। अगला है अडॉप्ट। तो अडॉप्ट, अडेप्ट और एडेप्ट, ये तीन एक जैसे प्रोनाउंस होने वाले वर्ड हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी अलग अलग मीनिंग क्या होती है। तो जो ADOPT है अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है ग्रहण करना, गोद लेना या फिर अपनाना। वी हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हिज अंकल अडॉप्टेड अ सन बिकॉज ही हैड नो सन और डॉटर। ठीक है, अगला है अडेप्ट, ADAPT अडेप्ट, जिसका अर्थ होता है अनुकूल बनाना, स्वयं को अनुकूलित कर लेना, ढाल लेना। ठीक, द एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द एटमॉस्फेयर इन विच दे लिव। जो जानवर होते हैं वो स्वयं को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल बना लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो आपका है एडेप्ट, ADEPT एडेप्ट, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर निपुण। योर ब्रदर इज एडेप्ट इन राइटिंग पोएम्स। तुम्हारा भाई कविताएं लिखने में निपुण है, कविताओं का विशेषज्ञ है। ठीक है, अगला है एंटिक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ANTIC और ANTIQUE। तो एंटिक जो पहला है, जिसका अर्थ है विलक्षण या फिर अनोखा, जैसे हिज आउटफिट अपीयर्स एंटिक। ठीक है, अगला है जैसे मतलब कि उसका जो जो उसने कपड़ा पहन रखा है वो क्या है, कुछ अनोखा ही दिख रहा है। जैसे मान लो कि पैंट ऊपर पहन लिया हो, शर्ट नीचे पहन लिया हो, है ना, इस तरह से कुछ पीके वाला ड्रेसअप, ऐसा भी हो सकता है, तो वो एंटिक कहलाएगा, है ना। अगला है एंटीक, यानी कि प्राचीन। तो एंटीक पेंटिंग ऑफ द वॉल वंडर्स
ऑल ऑफ अस। जो दीवार की पुरानी पेंटिंग है वो हम सबको आश्चर्यचकित करती है। फिर है बर्थ, BERTH बर्थ और BIRTH बर्थ। तो BERTH का मतलब होता है सीट और जो BIRTH है उसका मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पर BERTH बर्थ जिसका मतलब है सीट। आई हैव रिजर्व 2 बर्थ इन 3rd AC इन राजधानी एक्सप्रेस। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में 3rd AC में 2 सीट आरक्षित किया है। अगला है BIRTH जिसका मतलब जन्म देना। तो आप कह सकते हैं मैमल्स गिव बर्थ एंड फीड मिल्क टू देयर इन्फेंट्स। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः ऐसा होता है। तो ये एक फैक्ट भी आप जानते रहिएगा बायोलॉजी के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका ब्रेक। ठीक है, BRAKE ब्रेक और BREAK इसके आगे है। ठीक है, ये तो पहले देखते हैं इसको। तो BRAKE ब्रेक जिसका मतलब होता है रोकना या फिर अवरोध लगाना। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो ही प्रेस्ड द ब्रेक सडनली व्हेन ही सा अ फॉलन ट्री ऑन द रोड। जब उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा उसने अचानक ब्रेक प्रेस किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है ब्रेक, BREAK। आप सभी को पता है इसका मतलब होता है तोड़ना। एग्जाम्पल में इसको यूज कर लेंगे, हु हैज ब्रोकन द विंडो। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप वहां पर लिख सकते हैं अगर ये शब्द आपका एग्जाम में आता है तो। अगला है बॉर्न, BORN और BORNE। बॉर्न का मतलब होगा जन्म जिसमें BORN है, और अगर BORN के साथ में E ऐड कर देंगे तो वो जनित हो जाएगा, यानी कि किसी चीज से उत्पन्न या किसी के कारण उत्पन्न, ऐसे शब्दों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो BORN है बॉर्न, इसका मतलब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसे मतलब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869। महात्मा गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे। अगला है मॉस्किटोज कैरी मैनी इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस। जो मच्छर हैं वो कई सारे कीट जनित बीमारियों को ला सकते हैं, यानी कि उनके कारण कई सारे कीट जनित बीमारियां हो सकती है। अगला है कोर्स, COARSE कोर्स, COURSE कोर्स। सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन इनका मतलब अलग 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 है और इनका प्रयोग भी हम अलग अलग तरीके से वाक्यों में करते हैं इनका डिफरेंट मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो जो पहला है COARSE कोर्स, इसका अर्थ होता है भद्दा या फिर खुरदरा। जैसे द कोर्स क्लॉथ इज चीपर देन द फाइन क्लॉथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप सेंटेंसेस लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे आप सभी। ठीक है, एक एक मैं बताते हुए चल रहा हूँ और एक एक कम से कम आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इसी समय तैयार हो जाएगा, है ना। फिर अगला है कोर्स, COURSE कोर्स, इसका मतलब होगा अवधि या मार्ग। कई बार जल मार्ग के लिए भी कोर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवधि के लिए एक सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई दूसरा सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ 21 days ऑफ मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ मलेरिया। मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ने 21 दिन का कोर्स पूरा करने की सलाह दिया, है ना। आप सभी को पता होगा अमूमन अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है तो फिर डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये दवाएं दिन में 3 बार 21 दिन तक खानी पड़ेगी, तभी पूरी तरह से आपको इससे छुटकारा मिलेगा, है ना। तो वो एग्जाम्पल हमने आपके लिए यहाँ पे चूज किया है। ठीक, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है चेक, CHECK और CHEQUE चेक, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। मीनिंग देख लेते हैं। CHECK इसका मतलब है जांचना। द टीचर हैज चेक्ड योर नोटबुक, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, है ना। फिर है CHEQUE भुगतान हेतु आदेश पत्र। आप सभी को पता है बैंक आपको प्रदान करता है, ठीक है। फिर आपके पास वो चेक बुक होती है और आप किसी को भी उस चेक बुक से पैसे निकालने के लिए चेक दे सकते हैं, है ना। हालांकि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए।
तो इसका एग्जाम्पल जो हम सेंटेंस में यूज करेंगे, ही रिसीव्ड अ चेक ऑफ 50,000 बाय द एजुकेशन मिनिस्टर हैविंग टॉप्ड इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के बाद उसने शिक्षा मंत्री जी से 50,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। अगला है कैरियर, CAREER और CARRIER, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग इनकी डिफरेंट है। तो देखते हैं, जो CAREER है इसका मतलब होता है आजीविका, पेशा या फिर व्यवसाय। एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन हिज कैरियर। जो इसका सबसे उचित सेंटेंस बन सकता है वो यही है कि एवरी स्टूडेंट शुड फोकस ऑन हिज कैरियर, राइट। नेक्स्ट है CARRIER, जिसका मतलब होता है वाहक या फिर ढोने वाला। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स यूज्ड ऑक्सिन इन कार्ट एज ए गुड्स कैरियर। ऑक्सिन, ऑक्स का प्लूरल है, ठीक है। तो जो किसान होते थे वो यूज करते थे बैलों को बैलगाड़ी में गुड्स कैरियर यानी कि सामान ढोने वाला यानी कि माल वाहक की तरह, ठीक है। अगला है कैलेंडर, ठीक है, CALENDAR और CALENDER, दोनों को कैलेंडर ही पढ़ा जाएगा। तो आपका जो CALENDAR कैलेंडर है, जिसका मतलब होता है पंचांग या फिर तिथि पत्र, ठीक है। एक मतलब ऐसी डायरी होती है जिसमें किसी पार्टिकुलर ईयर का सभी तारीखें और उसमें दिन उसके साथ में उसकी एक सूची होती है जिसको हम कैलेंडर कहते हैं, पंचांग कहते हैं, ठीक है। तो एवरीबडी लाइक्स टू हैव अ कैलेंडर ऑफ न्यू ईयर, यानी कि नए साल का कैलेंडर प्राप्त करना या रखना सभी चाहते हैं या सभी पसंद करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा कैलेंडर। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो कपड़े या कागज को स्मूथ करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे कैलेंडर मेक्स द खद्दर क्लॉथ स्मूथ, ठीक है। अगला है फिर काउंसिल, काउंसिल COUNCIL, जिसका मतलब होता है परिषद, और एक है COUNSEL काउंसिल, जिसका मतलब होता है सलाह, ठीक है, सलाह देना। तो यहाँ पर पहले वाले काउंसिल का देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे सिंपल, सबसे आसान ये आपका सेंटेंस बन सकता है कि ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वह विधान परिषद का सदस्य है, ठीक है। और जो दूसरा काउंसिल है COUNSEL, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हैं, अ गुड काउंसिल कैन हेल्प यू विन द केस, एक अच्छी सलाह तुम्हें तुम्हारा केस जीतने में सहायता कर सकती है। फिर नेक्स्ट है कॉर्प्स, CORPS, कोर ही कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा आपका है CORPSE, कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है लाश। तो जो ऊपर कोर है ये आपका कोर या दल या फिर सैन्य दल के लिए यूज होता है। जैसे आपने NCC सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर, तो कैडेट का एक दल होता है, ठीक है। पूरे देश भर में भिन्न भिन्न संस्थाओं में उसके जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर उसकी व्यवस्था होती है और बच्चों को ट्रेंड किया जाता है ना। उसमें कुछ सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और वहाँ से पुलिस या आर्मी में कुछ 20 या 25% की छूट भी मिलती है ना। खैर वापस लौटते अपने टॉपिक पर। तो जो कॉर्प्स है इसका आप प्रयोग करेंगे अगर वाक्य में तो कह सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग इन आर्मी इंजीनियरिंग कॉर्प्स सिंस लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष से आर्मी इंजीनियरिंग दल में काम कर रहा है, ठीक है। अगला है कॉर्प्स यानी कि लाश, हिज कॉर्प्स हैज़ बीन सेंट फॉर पोस्टमार्टम, उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। आइए आगे बढ़ें। अगला है कार्ड, CHORD, इसको भी कार्ड कहेंगे, और CORD, इसे भी कार्ड कहेंगे। तो जो CHORD कार्ड है ये जो एक वाद्य यंत्र है सितार, तो सितार की डोरी को भी कार्ड कहते हैं। और इसके अलावा मैथमेटिक्स में सर्किल के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा जीवा, ठीक है, तो उसे भी आप इंग्लिश में कार्ड ही कहते हैं। तो सेंटेंस में यूज आप कर सकते हैं, वी कैन नॉट प्ले ऑन सितार विथ अ ब्रोकन कार्ड, टूटे हुए डोरी के साथ सितार को बजाया नहीं जा सकता या हम नहीं बजा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आप इसको यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, तो आप कह सकते हैं कि द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्किल,
ठीक है, किसी भी सर्किल की जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, आप सबने पढ़ा होगा। फिर अगला है कॉर्ड, CORD, जिसका मतलब होता है रस्सी। अ नायलॉन कॉर्ड कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स। जो नायलॉन की रस्सी है वो कपड़े सुखाने में भी प्रयोग की जा सकती है ना, और भी कई सारे प्रयोग हो सकते हैं, एक प्रयोग ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट, और DRAUGST, इसको भी ड्राफ्ट ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है DROUGST, डॉट, इसको डॉट पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो ऊपर का है DRAFT और DRAUGST, इन दोनों को ड्राफ्ट पढ़ते हैं। कई लोग ड्राफ्ट पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने रहिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर DRAFT, ड्राफ्ट, इसका मतलब होता है प्रारूप या मसौदा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगा, मैंने यहाँ पे चूज किया आप सभी के लिए, डॉक्टर अंबेडकर वाज प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना, आप सबने इसको भी पढ़ा होगा। अगला है ड्राफ्ट, यानी कि DRAUGST, जिसका मतलब होता है घूंट। कई बार एक घूंट के लिए भी ड्राफ्ट का यूज होता है, या फिर ठंडी हवा का प्रवाह, ठंडी हवा या वायु का प्रवाह, इसके लिए भी ड्राफ्ट का यूज होता है। तो आई वांट ओनली अ ड्राफ्ट ऑफ वाटर, मैं केवल एक घूंट पानी चाहता हूँ, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, द ड्राफ्ट ऑफ कूल एयर रिफ्रेशेस आवर माइंड्स इन समर, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का एक झोंका, एक प्रवाह हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग वाक्य में किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है आपका ड्राट, DROUGHT, जिसका मतलब होता है सूखा, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ केरल्स हैड राइजन ड्यू टू ड्राट, सूखे के कारण अब जो अनाज हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। फिर है डोज, DOSE और DOZE, दोनों को डोज प्रोनाउंस करेंगे। DOSE का मतलब होता है खुराक। टेक 3 डोजेज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी डे, प्रतिदिन इस दवा की 3 खुराक लीजिए, ठीक है। अगला है DOZE, डोज, यानी कि नींद आना या फिर सोना। मैनी पीपल डोज इन समर, या ऐसे कह सकते हैं कि मैनी पीपल डोज इन आफ्टरनून इन समर सीजन, ऐसे कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में कई लोग दोपहर में भी सोते हैं। फिर अगला है एलिजिबल, जिसका मतलब होता है योग्य, ELIGIBLE, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। तो इस एलिजिबल का मतलब होगा योग्य। मोहन इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, और दूसरा जो वर्ड है इसका भी प्रोनाउंसिएशन एलिजिबल ही है, ILLEGIBLE, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, अपठनीय। कई बार जैसे कि आप लोगों की राइटिंग है ना, योर राइटिंग इज इलिजिबल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना है कि राइटिंग आपकी स्पष्ट रहे, ठीक है। एग्जाम शुरू होने से पहले हम आपको एक बार बताएंगे कि कॉपी किस तरह से लिखनी है, और कॉपी को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, ताकि आपकी कॉपी थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक। वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। जुड़े रहिएगा हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार हमारे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। निश्चित रूप से आप जितनी अपेक्षा करते हैं उससे अधिक ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट, और IMMINENT, एमिनेंट, दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं। जो पहला है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। सेंटेंस में यूज करेंगे तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगा, MS धोनी इज एमिनेंट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसके अलावा आप कोई दूसरे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम में भी कोई दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मीनिंग आपकी यही आनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, विख्यात भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है एमिनेंट, IMMINENT, जिसका मतलब होता है निकट या फिर आसन। इफ मास कॉपिंग इज नॉट चेक्ड, द फॉल इन एजुकेशन इज एमिनेंट। कह रहा है कि इतनी बढ़ती हुई जो नकल की प्रक्रिया है, अगर इसका जांच नहीं किया जाता है तो
एजुकेशन में फॉल यानी कि एजुकेशन में गिरावट, शिक्षा में गिरावट निकट है, सन्निकट है, आसन्न है, ठीक है, और ये बिल्कुल तय है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एम्पायर। एम्पायर और अंपायर, EMPIRE यानी कि साम्राज्य। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कह देंगे महात्मा गांधी हैड सेकन द ब्रिटिश एम्पायर विथ हिज मूवमेंट्स। अपने आंदोलनों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलनों के द्वारा महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश एम्पायर को शेक कर दिया था, हिला दिया था एकदम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंपायर, UMPIRE। इससे आप सभी परिचित हैं, हिंदी में आप इसको निर्णायक कह सकते हैं, ठीक है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में भिन्न भिन्न प्रकार के अंपायर होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो एन अंपायर मेक्स श्योर दैट द प्लेयर्स ओबे द रूल्स। एक अंपायर ये निश्चित करता है कि जो खिलाड़ी हैं वो नियमों का पालन करते हैं। फिर अगला जो आपका शब्द है एक्सपेंस, EXPENSE, एक्सपेंस जिसका मतलब होता है खर्च, और दूसरा है EXPANSE, एक्सपेंस जिसका अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। तो जो पहले कहा है आप वाक्य में प्रयोग करेंगे हिज मैनेजर बियर्स हिज मंथली एक्सपेंस ऑफ पेट्रोल। उसके पेट्रोल का जो मंथली खर्च है वो उसके जो मैनेजर सर हैं वो उसको वहन करते हैं, ठीक है। अगला है एक्सपेंस यानी कि विस्तार या फैलाव। आप कह देंगे कि द एक्सपेंस ऑफ फ्लड वाटर वाज रियली हॉरिबल, ठीक है। जो बाढ़ के पानी का फैलाव था, विस्तार था, वो वास्तव में भयानक था। अगला है माइनर, MINOR माइनर और MINER माइनर। तो MINOR माइनर इसका मतलब होगा लघु या नाबालिग। जैसे योर सन कांट वोट एज ही इज माइनर, तुम्हारा बेटा वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वह नाबालिग है। या आप माइनर के लिए लघु का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर जितने भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स वाले होंगे जानते होंगे, सर्किल में आपने पढ़ा होगा माइनर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर आप इसका जो माइनर का प्रयोग आप दूसरे वाक्यों में कर सकते हैं लघु के रूप में भी, ठीक है। तो जैसे फाइंड द माइनर सेक्टर ऑफ दिस सर्किल, सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई सवाल नहीं लगाना है वहाँ पर, तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है माइनर यानी कि खानों में काम करने वाला व्यक्ति, इसको आप खनिक कह सकते हैं। सम माइनर्स वर टॉकिंग अबाउट KGF। आप सबने ये मूवी देखा होगा KGF, जो एक रियल माइंस के नाम पर आधारित है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक। ये एकमात्र ऐसी माइन है जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही कहानी उसमें KGF में भी दिखाई गई है ना। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया कि जो आप कनेक्ट कर पाए और आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगला शब्द है मैरी, MERRY और MARRY, केवल एक लेटर का डिफरेंस है और इससे मीनिंग इसकी बदल जाती है। तो जो MERRY है मैरी, इसका मतलब होता है प्रसन्न, प्रफुल्ल या फिर हंसमुख, ठीक है। मैरी क्रिसमस आप लोगों ने देखा होगा। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो, है ना। अगला है मैरी, MARRY, जिसका मतलब होता है विवाह करना या फिर शादी करना। तो ही विल मैरी आफ्टर गेटिंग अ जॉब, वह नौकरी पाने के बाद विवाह करेगा, ठीक है। अगला है मोरल, MORAL, मोरल जिसका मतलब होता है नैतिक। एवरी स्टूडेंट शुड रीड मॉरल स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोराल, MORALE, जिसका अर्थ होता है मनोबल। द मोराल ऑफ इंडियन सोल्जर्स इज ऑलवेज हाई, भारतीय सैनिकों का मनोबल हमेशा उच्च रहता है, ठीक है, हमेशा हाई रहता है। ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल मुझे लगा तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। आप दूसरे सेंटेंसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है और, OAR, और ORE, और। तो जो OAR और है इसका अर्थ होता है चप्पू। चप्पू अगर आप ना समझ पाए तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो नाव खेलने वाली स्टिक होती है, जैसे आपने नाव देखा होगा, नौका। तो जो मल्लाह होते हैं, एक लंबा लट्ठा या लंबा बांस का डंडा होता है जिससे वो नाव को पानी में उसको डाल करके नाव को पुश करते हैं, है ना। तो उसी को हम ओर कहते हैं। द सेलर पुश्ड द ओर इनटू द वाटर,
सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे लगा, ठीक है, जिसमें इसका प्रयोग किया जा सकता था। फिर है ORE और, जिसका मतलब होता है अयस्क। कोई भी ओर हो, आयरन ओर हो, गोल्ड ओर हो, ठीक है, मैग्नीज का ओर हो, ठीक, किसी भी प्रकार के खनिज का ओर हो, तो उसको हम उसके साथ में ओर लगा सकते हैं। तो अयस्क होता है इसका हिंदी। हम कह सकते हैं कि झारखंड इज रिच इन ओर्स। अयस्कों में जो झारखंड है भारत का धनी राज्य है, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब। फिर अगला है प्रिंसिपल। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में। मैंने अभी तक जितनी कॉपियाँ जांची हैं सब में अधिकतर बच्चों के एप्लीकेशन में जब वो प्रिंसिपल लिखते हैं तो ये दूसरा वाला प्रिंसिपल लिख देते हैं, PRINCIPLE। ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। देख लीजिएगा सब लोग, 2 बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और PRINCIPAL प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, ठीक है। तो आपको ये प्रिंसिपल लिखना होता है अपने एप्लीकेशन में, ठीक। तो आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। फिर दूसरे का जो सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, दैट मीन वह सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है, वह सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति है। फिर नेक्स्ट वर्ड है पेल, PAIL पेल, और PALE पेल। तो जो PAIL पेल है इसका मतलब होता है बाल्टी। आप लोगों ने बचपन में एक नर्सरी राइम्स पढ़ा होगा, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, है ना। तो ये वही है, PAIL पेल मतलब बाल्टी, छोटी बाल्टी आप कह सकते हैं। तो गिव मी एनी पेल टू ब्रिंग मिल्क, मुझे कोई बाल्टी दो दूध लाने के लिए। फिर नेक्स्ट है PALE पेल, जिसका मतलब होता है पीला या हल्का रंग भी पड़ जाएगा, कहीं पे हल्का भी हो रंग, तो उसके लिए भी पेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेहरा पीला पड़ जाता है किसी का, तो ही टर्न पेल हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर। अपने असफलता की खबर सुनकर वह पीला पड़ गया, ठीक है, यानी कि मुरझा गया, एकदम से दुखी हो गया, कहने का मतलब, ठीक है। आइए आगे बढ़े और देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है सीज, SIEGE, सीज, दैट मीन घेराबंदी होता है। द सोल्जर सीज्ड द टेररिस्ट, यानी कि सैनिकों ने आतंकवादी को चारों तरफ से घेर लिया था। अगला है सीज, SEIZE, जिसका मतलब होता है पकड़ लेना या फिर जब्त कर लेना। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज सीज्ड दैट वाइन शॉप, गुड वर्क। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने शराब की दुकान को सीज कर दिया है। फिर अगला वर्ड है आपका वेकेशन। तो वेकेशन या वोकेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन कई बार लोग सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। तो जो VACATION है वेकेशन, जिसका मतलब होता है अवकाश, छुट्टी। सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं ही वेंट नैनीताल टू स्पेंड हिज समर वेकेशन। वह अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए नैनीताल गया। अगला है वोकेशन, यानी कि व्यवसाय। यू शुड चूज अ राइट वोकेशन टू सिक्योर फ्यूचर। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए तुम्हें सही व्यवसाय चुनना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट होमोफोन्स की क्लास। ये सभी होमोफोन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, इनको रिवाइज करिएगा, वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले ऐसे ही सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। जल्द ही मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।